इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बहुत सारे लेक्चर्स में हमको काम आने वाला है। तो ये कुछ आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। IP एंड इट्स क्लासेस, IPv4 एंड IPv6, क्लासीफाइंग IDs फ्रॉम IP एड्रेसेस, क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेस विथ प्रीफिक्स लेंथ। ठीक है, तो आते हैं आज के पहले टॉपिक्स पे जो है IP एड्रेस एंड क्लासेस। अब IP एड्रेस होता क्या है? IP एड्रेस एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है जिसे हम उस डिवाइस को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। IP एड्रेस हमको कौन देता है, ये हमने पहले भी लेक्चर्स में देखे। आप जिस भी नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्टेड हो वो आपको IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा। जो भी डिवाइस नेटवर्क में होता है उसके पास IP एड्रेस होना ज़रूरी है कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए। हर IP एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, नेटवर्क एंड होस्ट पार्ट। इसको हम और भी डिटेल्स में आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। IP एड्रेस 32 बिट का एड्रेस होता है। 32 बिट्स इन द सेंस या तो उसमें 0 होगा या 1 के रेंजेस में ये एड्रेस होंगे, क्योंकि ये बिट है। एक बिट में या तो 0 होता है या तो 1 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, आप इसमें देख सकते हो। हमने एक एड्रेस लिया है 192.168.1.1, ये 32 बिट्स है। किस तरीके से 32 बिट हुआ? जो 192 है वो 8 बिट्स का है। सिमिलरली जो दूसरे ऑक्टेट्स हैं इनको हम ऑक्टेट्स बोलते हैं। 192 एक ऑक्टेट है, 168 एक ऑक्टेट है, 1 एक ऑक्टेट है और अनदर 1 ये भी एक ऑक्टेट है। एक ऑक्टेट इक्वल होता है 1 बाइट के या फिर 8 बिट्स के। ठीक है, यहाँ तक आपको समझना है। इस पर और हम डिटेल्स देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में। अभी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है IP क्लासेस। कि अब हमने IP एड्रेस को समझ लिया कि अब IP एड्रेस बहुत सारे होते हैं, उनको अलग अलग क्लासेस के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखते हैं हमने किस तरीके से उनको डिवाइड किया। यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स दिखेंगे, एक में है क्लास, रेंज एंड सबनेट मास्क। ठीक है, इसमें अभी अगर कुछ नहीं समझ आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आने वाले स्लाइड्स में हम इसको और डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लास A है। क्लास A का जो IP एड्रेस की रेंज है वो शुरू होती है 1.0.0.0 से लेके 126.255.255.255, यानी कि इस क्लास के अंदर अगर आपको कोई एड्रेस मिलता है फॉर एग्जांपल 125.0.0.1 तो वो इस रेंज में आएगा। किस तरीके से हमने वो समझा, क्योंकि ये रेंज शुरू हो रही है 1 से लेके 126। इस बीच में जितने भी IP एड्रेस आएंगे वो क्लास A के एड्रेसेस होंगे। और लास्ट में यहाँ पे है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क क्या होता है, जैसे यहाँ पे है 255.0.0.0, ये आपके IP एड्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। 255 वाला जो पार्ट है ये हमारा नेटवर्क पार्ट है, इसको हम नेटवर्क ID बोलते हैं। और जो 0.0.0 जो बच गया वो हमारा होस्ट पार्ट है। ठीक है, इसको अभी और हम डिटेल्स में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि सबनेट मास्क जो है वो नॉर्मली चेंज नहीं होता है, ये डिफ़ॉल्ट यही रहेगा हमेशा के लिए इन क्लासेस के ऊपर। 255 जो है वो नेटवर्क ID है और जो 0 वाले पार्ट्स हैं वो अपने होस्ट ID है। सिमिलरली क्लास B के अंदर जो रेंज शुरू होती है वो होती है 128 से लेके 191 और वो जाती है 255 तक के। इसका सबनेट मास्क 255.0.0 है। सिमिलरली जो 255 वाला पार्ट है वो नेटवर्क है, 0 वाला पार्ट होस्ट है। C जो क्लास है उसमें नेटवर्क रेंज शुरू होती है 192.0.0.0 से लेके 223 तक। इन बीच में जो भी IP एड्रेस आएंगे वो इस क्लास में रहेंगे। इसका सबनेट मास्क 3 टाइम्स 255 एंड 0। 255 पार्ट नेटवर्क है, 0 वाला पार्ट होस्ट है। अब जो D और E है ये हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। जो D वाली क्लास है वो मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व्ड है और E वाली एक्सपेरिमेंटल के लिए। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हमको अगर आइडेंटिफाई करना है 192.168.1.100 मेरे पास एक IP एड्रेस है, इसको मुझे आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी क्लास का है। तो आप किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? आपको सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑक्टेट देखना है जो है यहाँ पे 192। अब हमारे लिस्ट में हम आते हैं, आपको देखना है कि रेंजेस में 192 किस रेंज में रिले करती है। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि C के अंदर ये रेंज जाएंगी। क्यों? क्योंकि C की जो स्टार्टिंग रेंज है वही 192 है और वो एंड हो रहा है 255 तक। तो मेरा IP एड्रेस 192 शुरू हो रहा है और ये जो रेंज है 255 एक्सीड नहीं कर सकती, क्योंकि 255 ही इसका मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट मेरा IP है वो क्लास C का है। नेक्स्ट IP पे आते हैं 144.67.1.10। तो हमें फर्स्ट ऑक्टेट देखना होता है 144। हम देख लेते हैं यहाँ पे 144 कौन सी रेंज में रिले करता है। तो 128 से 191 इस बीच में 144 आता है। ठीक है, उसके बाद के ऑक्टेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फर्स्ट ऑक्टेट से ही समझ में आ जाएगा वो कौन सी क्लास का है। तो मेरा जो सेकंड IP है वो B क्लास का है। सिमिलरली थर्ड पे आते हैं 127.100.50.1। अब आप देखोगे यहाँ पे कि रेंज 1 शुरू हो रही है 1 से लेके 126 तक। अब 127 होना चाहिए था B का, बट 128 है। क्यों? क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ एड्रेसेस में देखे थे लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस होता है 127.0.0.1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी 127 की रेंज नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो रेंज
टेस्टिंग लूप बैक टेस्टिंग के लिए रिजर्व कर दी गई है। तो अगर ये एड्रेस आपको नहीं मिल सकता कहीं पे भी, किसी भी डिवाइस को 1 to 7 वाली रेंज में से एड्रेस नहीं मिलेगा, इसलिए आपको क्लास में भी कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, लास्ट है 98.14.1.1। तो ये फर्स्ट क्लास में रिले होगा 1 से लेके 1 to 6 के बीच में। तो इस तरीके से आप फर्स्ट ऑक्टेट देख के अगर आपके पास में IP क्लासेस है तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं IPv4 एंड IPv6। IPv4 जनरली हमको जो हमारे नेटवर्क के अंदर हम जो IP यूज़ करते हैं वो IPv4 ही होता है। उसी का एक IPv6 वर्जन भी हमको दिया जाता है। ये एक 32 बिट एड्रेस होता है जो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेपरेटेड बाय डॉट। जैसे हमने यहाँ पे अभी देखे 4 सेक्शंस है 1 2 3 4, और उन सेक्शन को सेपरेट किया गया है डॉट के थ्रू। ठीक है, IPv4 4 बिलियन यूनिक IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। कंप्यूटर्स IP एड्रेस को न्यूमेरिक स्ट्रक्चर वो रीड नहीं कर पाएंगा, यानी कि कंप्यूटर्स को ये जो एड्रेस है 192.168.1.1 ये न्यूमेरिक एड्रेस है, ये कंप्यूटर इसको समझ नहीं सकता। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हमको पता है कि बेसिक है कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, यानी कि उसको सिर्फ 0 and 1 ही समझ में आएगा, उसको ये एड्रेस समझ में नहीं आने वाला है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक IP एड्रेस है 66.94.29.13। अगर ये एड्रेस नेटवर्क में कहीं है, हम इसको नेटवर्क में कहीं यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा कंप्यूटर इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करता। वो उसको कन्वर्ट करेगा। 66 जो बाइनरी बनेगा वो ये बनेगा 01000010। ये 8 बिट है, एक ऑक्टेट है या फिर 1 बाइट है, आप इसको किस तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हो। 66 का ये बनेगा, 94 का ये, 29 का ये और 13 का ये। अब ये किस तरीके से कन्वर्ट होता है ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा कि हम कन्वर्जन किस तरीके से कर सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी एंड सो फोर्थ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। तो IPv6 पे आते हैं। अब सबसे पहले जब नेटवर्किंग में नया नया IP एड्रेस इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम पे IPv6 था ही नहीं। ये बहुत टाइम के बाद इंट्रोड्यूस हुआ जब इंजीनियर्स को ये लगने लगा कि IPv4 अब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, IPv6 एक नेक्स्ट जेन IP बोल के इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। मेन डिफरेंस IPv4 IPv6 के अंदर उसकी लेंथ का है। जैसे हमने देखे कि IPv4 एड्रेस 32 बिट्स का होता है, तो यहाँ पे IPv6 जो है वो 128 बिट्स का होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे नीचे, ये जो इतना लेंथी एड्रेस है ये IPv6 एड्रेस है, और हमारा नॉर्मली जो IPv4 होता है वो 4 सेक्शंस के अंदर ही डिवाइड होता है। तो इसका मेन डिफरेंस लेंथ का है कि यहाँ पे ये 128 बिट्स है, वो 32 बिट्स है। ठीक है, ये इतना 128 बिट लॉन्ग एड्रेस होता है, और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। हेक्साडेसिमल वही फॉर्मेट है जो फिजिकल एड्रेस का होता है, यानी कि मैक एड्रेस का। IPv6 नियरली इन्फिनिट नंबर्स ऑफ IP एड्रेस प्रोड्यूस कर सकता है। उसकी एक लिमिट है, बट आप मान के चलो कि वो इन्फिनाइट ही है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, क्लासीफाइंग IDs फ्रॉम IP। के हमको पता है कि एक IP एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं, नेटवर्क एंड होस्ट, जैसा भी हमने देखे। अब इस पार्ट में हम उसको डिटेल में समझेंगे। हम उसको इस एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने पास एक टेबल है जिसमें 4 कॉलम्स है, IP एड्रेस, नेटवर्क ID, होस्ट ID एंड सबनेट मास्क। तो मेरे पास एक IP है 192.168.1.1। अब इसका नेटवर्क ID ये है 192.168.1 एंड होस्ट ID है 1। अब ये मुझे कैसा पता चला? इसका सबनेट मास्क देख के। इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। अब ये सबनेट मास्क कैसे हुआ? अभी हमने थोड़ी देर पहले IP क्लासेस का एक इमेज देखे थे, टेबल देखे थे, उसके अंदर जो सबनेट मास्क था ये वही सबनेट मास्क है। अगर मैं आपको पीछे लेके जाके बताऊँ, ये देखिए 255. अब वहाँ पे जो IP एड्रेस था वो इस रेंज में आता था, इसलिए वहाँ पे ये एड्रेस लिखा है। अगर वो किसी और रेंज में आता तो वो सबनेट मास्क चेंज हो जाता। ठीक है, फिर से एग्जांपल पे आते हैं हम। तो हमारे पास सबनेट मास्क से हमको पता चला कि ये जो 3 ऑक्टेट हैं 255, ये नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए। तो ये 3 ऑक्टेट जो थे एड्रेस के वो नेटवर्क हो गए, और जो 0 था यानी कि जो होस्ट पार्ट है वो 1 रहा यहाँ पे। अब होस्ट पार्ट हमें कैसा समझा? सबनेट मास्क को देख के, क्योंकि वहाँ पे 0 था। तो हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिए IP एड्रेस के क्लास के सबनेट मास्क को देख के कि कौन सा पार्ट नेटवर्क वाला है, कौन सा पार्ट होस्ट वाला है। होस्ट वाला पार्ट वो है जो हमको जब IP एड्रेस मिलते हैं तो वो चेंज होते रहता है। नेटवर्क ID वाला पार्ट है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसी से हमको पता चलता है कि एक इसकी क्या रेंज हो सकती है। तो ये रेंज बहुत छोटी है, ये 255 हमको एड्रेस दे पाएंगा अभी। नेक्स्ट जो IP है 10.55.4.1। अब ये क्लास 1 का IP है, यानी कि क्लास A का। तो क्लास A का सबनेट मास्क अगर आपको याद हो तो वो ये है 255.0.0.0। जैसे मैंने पहले बताया 255 नेटवर्क को
रिफ़र करेगा। तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी होगी 10 फर्स्ट ऑक्टेट, और जो 3 ऑक्टेट है सबनेट मास्क के वो 000 है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली होस्ट पार्ट बन गया, यानी कि ये पार्ट अब चेंज होते रहेगा और ये पार्ट नेटवर्क का सेम ही रहेगा। लास्ट हमारा एग्जांपल है 190.40.1.1, ये आता है क्लास बी का। तो यहाँ पे अपने पास में 2 सबनेट मास्क जो है 255 वाले वो नेटवर्क है, और जो 2 0 है वो होस्ट है। तो हमने इजीली उसको डिवाइड कर लिए, 190.40 नेटवर्क है, 1.1 हमारा होस्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रीफिक्स लेंथ। प्रीफिक्स लेंथ का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बिट्स इन नेटवर्क आईडी, कि हमने जो भी नेटवर्क आईडी देखें उसमें कितने बिट्स हैं। तो अब हमको पता है कि जनरली कंप्यूटर को बाइनरी समझता है, तो हम इसको बिट्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बिट्स में हम इसको समझते हैं। ठीक है, किसी भी आईपी एड्रेस में, नेटवर्क आईपी में कितने बिट्स होते हैं उसको कहते हैं प्रीफिक्स लेंथ, यानी कि मेरे एक नेटवर्क के अंदर या फिर एक आईपी के अंदर जितने बिट्स नेटवर्क के होंगे उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स लेंथ। अब जैसे इसका नाम है प्रीफिक्स, तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो नेटवर्क के बिट्स हैं वो पहले से फिक्स्ड किए हुए हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको हम एग्जांपल से इजीली समझ पाएंगे। मेरे पास एक क्लास ए का एड्रेस है 10.1.1.1, ये उसका सबनेट मास्क है। अब इसका प्रीफिक्स लेंथ 8 है। कैसे पता चला इसका प्रीफिक्स लेंथ 8 बिट का है? क्योंकि इसका जो नेटवर्क पार्ट है वो 8 बिट का है। अब नेटवर्क पार्ट 8 बिट का, ये कैसा समझा? इसका सबनेट मास्क देख के 255 वाला पार्ट हमको पता है नेटवर्क होता है, और ये जो एक ऑक्टेट है इसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। ऑक्टेट यानी कि 8 बिट, तो वही है ये। इसका जो नेटवर्क बिट्स बन जाएंगे वो 8 बन जाएंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10.1.1.1/8। तो इससे समझ जाएंगे हमको कि इसका नेटवर्क पार्ट 8 बिट का है। इसको हम नोटेशंस भी बोलते हैं। सिमिलरली हम इसके 3 एग्जांपल देखेंगे अलग अलग क्लास के। क्लास बी का एग्जांपल पे आते हैं जिसमें 2 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के हैं। तो इसके जो प्रीफिक्स लेंथ बन जाएंगी नेटवर्क की वो बन जाएंगी 16 बिट्स। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टेट 8 बिट का, ये 8 बिट का, 8 + 8 16। इसको हम /16 बोल के भी लिख सकते हैं। लास्ट एग्जांपल है क्लास सी का, जिसमें 3 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं और 1 ऑक्टेट होस्ट का है। तो 3 ऑक्टेट 8 + 8 + 8 24। इसको हम लिख सकते हैं /24 से। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रीफिक्स लेंथ समझ सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ पे है हमारा क्लासफुल एड्रेस। जैसे हमने अभी देखा कि प्रीफिक्स लेंथ में हम नेटवर्क का जो पार्ट है वो चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी एड्रेस का, उसी को क्लासफुल एड्रेस कहते हैं। क्लासफुल एड्रेस में फिक्स लेंथ होती है नेटवर्क पार्ट की, जैसे कि /8 /16 /24। आपको वहाँ पे /9 /10 /25 या /20 ऐसा नहीं दिखा, वो फिक्स था 8 16 24। तो जितने भी एड्रेस प्रीफिक्स लेंथ के अंदर हैं या जितने भी हम एड्रेसेस हमारे नेटवर्क्स में या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी लेंथ 8 16 24 है वो ऑटोमेटिकली क्लासफुल एड्रेस में आ जाता है। हम और कोई प्रीफिक्स लेंथ यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते इन 3 के अलावा। इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर किसी कंपनी को नंबर ऑफ़ आईपीज़ चाहिए, उनकी फिक्स नंबर ऑफ़ आईपीज़ है, और अगर वो क्लासफुल एड्रेस में से लेंगे तो उनको अगर वो /8 प्रीफिक्स लेंथ के आईपी रेंज लेते हैं तो उसमें जितने आईपीज़ आते हैं, फॉर एग्जांपल 1000, उनको चाहिए 500, तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते इस लेंथ को कट डाउन करने के लिए 500 तक। उसको पूरे 1000 आईपी ही लेना पड़ेंगे, फिर चाहे उनका यूज़ वो 1 आईपी का क्यों ना हो। तो यहाँ पे आईपी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लासलेस एड्रेस वो आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइडर, क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। साइडर में VLSM होता है, यानी कि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। इसमें हम सबनेट मास्क को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम नेटवर्क पार्ट को चेंज कर सकते हैं। अब अगर नेटवर्क पार्ट चेंज हो गया और इसका जो सबनेट मास्क चेंज हो गया, ये /8 है फॉर एग्जांपल, तो अगर हम इसको किस तरीके से चेंज करके क्लास /9 कर दे, /10 कर दिए, तो उसमें कितने आईपीज़ आने वाले हैं वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइडर का जो सबनेट मास्क होता है उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, तो हमेशा आपको एक पैटर्न दिखेगा कि पहले हमेशा 1 आएंगे, कंटिन्यूस 1, और फिर आएंगे कंटिन्यूस 0। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक प्रीफिक्स लेंथ का एग्जांपल है। ये क्लास सी का सबनेट मास्क है 255 255 255.0, और इसका नोटेशन कुछ इस तरीके से बनेगा 24। अब मुझे इतने नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नोटेशन /11। वो प्रीफिक्स लेंथ में पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे आता है साइडर। साइडर हमको 255.224.0.0 ये दे देगा। अब ये 224 कैसा आया, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से कट डाउन कर सकते हैं। तो मुझे नोटेशन मिल गया इसका /11। अब /11 में जितने भी मेरी रिक्वायरमेंट थी उतने ही आईपी मुझे मिलेंगे।
वरना मुझे अगर साइडर नहीं होता तो मुझे अगर /8 के बाद डायरेक्ट /16 आता है तो मुझे /16 लेना पड़ा होता और वहाँ पे क्या हुआ होता, जो IPs है वो वेस्ट हुए होते। ठीक है, वी हैव चेंज द सबनेट मास्क टू चेंज द नेटवर्क IDs। इस तरीके से ये साइडर वर्क करेगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कुछ कन्वर्जन सीखेंगे, जैसे डेसिमल टू बाइनरी एक्सेट्रा। ये है डे 5 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं वो कन्वर्जन से रिलेटेड है, यानी कि हम देखेंगे कि हम देखेंगे कि बाइनरी क्या होता है, फिर हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर बाइनरी टू डेसिमल यानी कि वाइस वर्सा, और लास्ट में हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं बाइनरी। बाइनरी को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक ब्लॉक है नेटवर्किंग का। बाइनरी आपको नेटवर्क में बहुत बार देखने और सुनने मिलेगा, इसलिए हम बाइनरी को इस स्टेज पर ही बहुत अच्छे से समझ लेंगे। सबसे ज़्यादा बाइनरी का यूज़ आपको सबनेटिंग में होगा, उसके बाद नेटवर्क डिविडेशन और मैनेजिंग नेटवर्क्स में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर किसी को बाइनरी नहीं पता है तो उसके लिए एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे एक IP आपको दिख रहा होगा 10.1.1.0 नोटेशन 24। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना हो, इस नेटवर्क को रीसाइज करना हो इसमें, यानी कि उसका नोटेशन चेंज करना हो /24 से 28 में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है बिना बाइनरी को समझे। आपको बाइनरी आना ही चाहिए अगर आपको ये ऐसे कोई नेटवर्क में चेंजेस करना हो तो। ठीक है, अब जनरली कंप्यूटर वर्क करता है बिट्स के ऊपर, यानी कि वंस और ज़ीरोज़ पे। उसको कुछ नहीं समझता ये नंबर्स वगैरह क्या है, उसको समझता है सिर्फ बाइनरी। और बाइनरी में दो ही चीज़ें होती है, 0 एंड 1। 0 का आप समझो कि वो ऑफ है, 1 का मतलब वो ऑन है। ठीक है, तो बाइनरी बहुत सिंपल है, 0 एंड 1। बाइनरी को अगर डेसिमल से कंपेयर करेंगे तो डेसिमल में आपको नंबर्स मिलेंगे जो नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं 0 to 9। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मेरे पास में एक नंबर है डेसिमल का 128। अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, 1 फॉलोड बाय 70। हमको पता है कि एक ऑक्टेट जो होता है IP का उसमें 8 बिट्स होती है, इसलिए यहाँ पे आपको 8 नंबर्स दिखेंगे, 1 फॉलोड बाय 7, तो ये टोटल 8 बिट्स हो गए। अब ये किस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट किया है ये हम आने वाले स्लाइड्स में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम सेकंड चीज़ समझेंगे वो है डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम। जो डेसिमल सिस्टम होता है वो बेस 10 फॉलो करता है, जिसमें नंबर्स अभी जैसे मैंने बताया 0 to 9 होते हैं। और जो बाइनरी सिस्टम होता है वो बेस 2 फॉलो करता है, जिसमें या तो सिर्फ 0 होगा या तो फिर 1 होगा। ठीक है, अब बाइनरी कन्वर्जन के लिए हमारे पास एक टेबल है जिसके हेल्प से हम ईज़िली जो बाइनरी को डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वाइट बोर्ड पे चलते हैं, मैं आपको टेबल बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वो टेबल है। अब यहाँ पे आप देखो, ऊपर बाइनरी है, नीचे डेसिमल है। ठीक है, अब ये डेसिमल में आपको कुछ नंबर्स दिखेंगे, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। ठीक है, ये टोटल 8 होंगे, 2, 4, 6, 8। अगर इसका आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 255। अगर आप एडिशन करते जाओगे 128 + 64 + 32 + 16 + 8, 4, 2, 1, तो एंड में आपको मिलेगा 255। और हमको ये पता है कि एक IP एड्रेस के अंदर जो एक ऑक्टेट होता है वो 255 से एक्सीड नहीं कर सकता, यानी कि उसकी लिमिट 255 ही रहेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये चार्ट में ये जो नीचे वाली लाइन, नीचे वाला जो हमारा रो है 128 से 1 तक, ये फिक्स रहेगा, ये नंबर्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। अभी के लिए आप ये ऊपर बाइनरी पे ध्यान मत दो, ये एक एग्जांपल का स्क्रीनशॉट है। अभी सिर्फ नीचे के आप रो के ऊपर ध्यान दो, 128 वाली लाइन। अगर ये चार्ट आपको याद है 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, तो इसको याद रखते हुए आप किसी भी डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन ईजिली कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऊपर वाले पे आप देखो बाइनरी, यहाँ पे सब में 1 1 1 लिखा है, इसको आप गिनोगे तो ये 8 होंगे, यानी कि ये एक ऑक्टेट है। ठीक है, अब जहाँ पे 1 होता है उसके नीचे जो डेसिमल का नंबर है उसको हम एडिशन करते चलते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो इसका एडिशन होगा, 128 हम काउंट में लेंगे, फिर 1 है तो हम 64 को 128 में ऐड करेंगे, फिर 1 है तो हम 32, ऐसा करते करते हम 1 तक आएंगे। तो ये पूरा एडिशन आप जब करोगे तो वो बन जाएगा 255। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 255 का जो बाइनरी है वो ये है 8 × 1। ठीक है, वो कैसे पता चला, यहाँ पे जिस तरीके से हमने अभी निकाला, यहाँ से आप देखो कि ये यहाँ पे 1 1 1 1 1 है बाइनरी में, 8 × 1, उसको अगर डेसिमल करोगे तो वो होगा 255 एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, जैसे एग्जांपल 2। अगर मेरे पास एक नंबर है 1, डेसिमल नंबर की हम बात कर रहे हैं, मेरे पास 1 एक डेसिमल नंबर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो मैं इसको किस तरीके से करूँगा। हमारे चार्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि ये जो नंबर 1 है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेसिमल नंबर आपके पास में है
वो इस रो में से यानी कि इस डेसिमल के चार्ट में से किन नंबर के एडिशन करने पे वो आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि 1 है तो उसकी एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिख रहा है हमें। तो इसका जो बाइनरी बनेगा वो ये बनेगा 7 टाइम्स 0 एंड 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1 का हमने बाइनरी कन्वर्जन कर लिए। थर्ड हमारा एग्जांपल आता है 192। अब मुझे 192 को बाइनरी में कन्वर्ट कराना है, तो मुझे ये देखना होगा कि ये जो डेसिमल का हमारे पास नंबर्स है 128, 64, 32, इनमें से किन नंबर की एडिशन करूँगा तो मुझे 192 मिलेगा। और जिन जिन नंबर की मैं एडिशन कर रहा हूँ उनको हम 1 काउंट करेंगे और जिनकी मैं नहीं कर रहा हूँ उनको हम 0 काउंट करेंगे। ठीक है, तो 192 के केस में ये होगा कि अगर आप 128 और 64 को प्लस करोगे तो आपको 192 मिल जाएगा, यानी कि 1 1 और आगे के जितने भी बिट्स बचे वो सब 0 रहेंगे। ठीक है, तो 1 1 0 0 0 0 0 ये होता है बाइनरी 192 का। लास्ट एग्जांपल पे आते हैं जो है 253। अब 253 करने के लिए आपको एडिशन करना होगा 128 का, 64 का, 32 का, 16 का, 8 का, 4 का एंड 1 का। 2 आप स्किप करोगे, तो इन नंबर की एडिशन करोगे तो आपको मिल जाएगा बाइनरी 253 मिल जाएगा और हम उसको बाइनरी में लिख सकते हैं फिर। तो 4 टाइम्स 1, ठीक है, तो इसका ये बनेगा 1 1 1 1 1 1 1 0 1। ठीक है, इस तरीके से हम बाइनरी निकाल सकते हैं किसी भी डेसिमल का। ठीक है, अभी हमने आगे अब हम और आईपी के एग्जांपल्स लेके आईपी को कन्वर्ट करना देखेंगे, बट आपको समझ गया होगा हम किसी भी नंबर का इस चार्ट को फॉलो करते हुए डेसिमल टू बाइनरी निकाल सकते हैं। अब एक और मेथड है इसका, अगर हम कैलसी में चले, हमारे नॉर्मल कैलसी में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे मेनू में तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड पे रहता है ये नॉर्मली, यहाँ पे जाके हमको करना है प्रोग्रामर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलग अलग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स दी है। ये डेक का मतलब डेसिमल है, ये बिन का मतलब बाइनरी है। ठीक है, तो हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि 255 का बाइनरी 8 टाइम्स 1 आता है, तो अगर मैं यहाँ पे डेसिमल में 255 करूँ और फिर बाइनरी पे क्लिक कर दूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 8 टाइम्स 1 ये बता रहा है, यानी कि वो करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे आके किसी भी कन्वर्जन को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम कि अब हमें किसी आईपी को कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप किसी भी आईपी को बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिटी होता है किसी भी डिवाइस का एक नेटवर्क में। IPv4 एड्रेस जैसे हमको पता है 4 ऑक्टेट्स का होता है, एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं, तो टोटल ऑफ IP वर्जन 4 होता है आपका 32 बिट्स का। अब वो आपको आप क्लियरली समझ गया होगा 32 बिट्स क्यों है, क्योंकि एक ऑक्टेट को जब हम बाइनरी में करेंगे तो 8 बिट्स मिलते हैं, 8 × 4 32। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मेरे पास एक एग्जाम्पल है 10.129.16.123। ठीक है, अगर इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हमको वही फिर से उस टेबल को फॉलो करना होगा जो हमने अभी ऊपर देखा था। ठीक है, तो हम अगेन वाइट बोर्ड में आते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को लेके हम यहाँ पे चलेंगे 10.129.16.123। फर्स्टली हम 10 को निकालेंगे। 10 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा इस चार्ट के हिसाब से 8 + 2, तो उसका बाइनरी हो जाएगा ये। किस तरीके से, 8 को हम बाइनरी में 1 लिखेंगे, 2 को हम 1 लिखेंगे, बाकी सबको हम 0 लिखेंगे। तो 00 00 10 10 10 129 129 का एडिशन आप करोगे 128 + 1, तो वो हो जाएगा 129, यानी कि 1 फिर पूरे 0 फिर लास्ट में 1। अगेन 16, अब 16 यहाँ पे ऑलरेडी है तो किसी के एडिशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 16 पे हम डायरेक्टली 1 लिखेंगे, बाकी सबको 0 लिख देंगे। अगेन 123, अब 123 का एडिशन आपको मिलेगा इन नंबर से 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1, तो उसका बाइनरी ये निकलेगा 0 11 11 0 11। ठीक है, तो इस मेथड को फॉलो करके आप इजीली किसी भी आईपी का या किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी में कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो गए होंगे कि हमको आईपी एड्रेस टू बाइनरी और डेसिमल टू बाइनरी किस तरीके से कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब बाइनरी टू डेसिमल यानी कि हम पूरा जैसा हमने डेसिमल टू बाइनरी करें उसी का हम अपोजिट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है, अगर ये अब ये बाइनरी में है, अब इसको मुझे डेसिमल में करना है, तो सिंपली आप 1 to 8, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये फर्स्ट 1 1 to 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 to 8, फिर ये 0 64 है, ये 32 1 का मतलब 32, ये 0 16 है, फिर ये 8 1 है,
4 1 है, अगेन 2 और 1 0 0 है। तो इसको आप एडिशन अगर करोगे तो आपको एडिशन करना होगा यहाँ पे 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8, इनका एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा 172। तो इसको हमने इजीली बाइनरी टू डेसिमल फिर से रिकन्वर्ट कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। हाँ, बट इस प्रोसेस की ज़रूरत हमको बहुत कम ही पड़ती है। हमको मोस्टली आईपी को ही समझना इंपॉर्टेंट है कि आईपी किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ये पार्ट आपको तभी समझेगा जब आपको बाइनरी कन्वर्जन समझा हो, ठीक है। बिना बाइनरी कन्वर्जन समझे आप हेक्साडेसिमल कन्वर्जन नहीं समझ सकते। हेक्साडेसिमल नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो हम अगर CMD में जाएं, यहाँ पे अगर मैं एक कमांड रन करूँ ipconfig/all, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं अभी जिस नए वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ हम उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा जिस अडेप्टर से मैं अभी कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे आप, फिजिकल एड्रेस, और सेकेंडरी चीज़ आप देखोगे यहाँ पे आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस हमको इस तरीके से दिख रहा है डेसिमल में, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना समझ लिए कि ये कंप्यूटर को किस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब सेकेंडरी चीज़ है यहाँ पे फिजिकल एड्रेस। अब ये एड्रेस आप देखोगे तो ये आईपी एड्रेस जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल फॉर्मेट में नहीं है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, यानी कि इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं और कुछ नंबर्स हैं डेसिमल के, 0 to 9 नंबर्स रहेंगे उसमें एंड कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अब इसको हम किस तरीके से समझे कि ये इसको कंप्यूटर किस तरीके से समझता है बाइनरी में कन्वर्ट करके, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड कोई भी हो उसको जो आपका कंप्यूटर है वो बाइनरी में ही कन्वर्ट करने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से भी हेक्साडेसिमल कन्वर्जन इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास में एक अलग से चार्ट है जैसा हमारे पास बाइनरी का था, ठीक है। इस चार्ट को आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3 हेडलाइंस है, हेक्साडेसिमल, बाइनरी एंड डेसिमल। पहले हम ये 2 समझ लेते हैं जो हमने पहले समझ लिया है। डेसिमल 0 to 9 है, बाइनरी 0 and 1 है। अब हेक्साडेसिमल आप देखो, हेक्साडेसिमल में डेसिमल के पूरे नंबर्स होंगे यानी कि 0 to 9, और एडिशनली उसके अंदर ABCDEF ये 6 कैरेक्टर्स होंगे। अब ये 6 कैरेक्टर्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A का मतलब होता है 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14, F का मतलब 15, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए एग्जांपल, एक सिंगल एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है 1 to 8 का, ठीक है। अब जब भी हमें किसी नंबर को जो डेसिमल में हो अगर उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं, जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे भी मेंशन किए हैं, ठीक है। हमको करना ये है सबसे पहले कि हमको उस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास में 8 बिट्स हमको मिल जाएंगे। अब उन 8 बिट्स को हमको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये डिवाइड करने का रीज़न ये है कि अगर हम देखें हेक्सा में, यानी कि हेक्साडेसिमल के चार्ट के अंदर हम देखें, मैं आपको वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ, तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो 15 है, यानी जो उसका लिमिट है वो F है, और F का मतलब यहाँ पे 15 है। और अगर हम देखें हमारे बाइनरी चार्ट के अंदर, यहाँ पे मैंने ऊपर बाइनरी चार्ट रखा हूँ, तो इसके अगर हम ये जो लास्ट 4 बिट्स या जो लास्ट 4 सेक्शन है यहाँ पे अगर देखें 8 4 2 1, इनके एडिशन भी 15 होती है। तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, फर्स्टली तो 4 बिट्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे का कन्वर्जन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप ये रहेंगे इसमें कि जो हमने कंपेयर ईच पार्ट विथ हेक्साडेसिमल टेबल टू गेट द फाइनल रिजल्ट। अब जो हमने 4 बिट को डिवाइड करें उन डिवाइडेशन को हम कंपेयर करेंगे हमारे हेक्साडेसिमल चार्ट से, तो हमको एक जो हेक्सा यूनिट रहेंगी वो इजीली वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे, हमारे एग्जांपल पे वापस आते हैं। जैसे यहाँ पे 128 मेरे पास एक डेसिमल नंबर है,
तो फर्स्टली मैंने इसको कर लिया कन्वर्ट बाइनरी में। अब बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया अभी हमने देखें कि जितने भी नंबर्स के एडिशन 128 होंगे वहाँ पे 1 लिखेंगे, अदरवाइज़ 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे किसी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 128 यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे 128 के नंबर के ऊपर और फॉलोड बाय 7 ज़ीरोज़। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। तो फर्स्ट पार्ट बना 1000 और सेकंड पार्ट बना 0000। अब ये जो 4 बिट है इसको अलग तरीके से ट्रीट करना है, ये 4 बिट्स को अलग ट्रीट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ये राइट हैंड साइड के 4 बिट्स पे आते हैं। 0000 ये बाइनरी है, तो इन 00 को हमको इसके जगह प्लेस करना है 8421। ठीक है, तो ये क्योंकि 0 है तो अल्टीमेटली इनका एडिशन 0 ही आने वाला है, तो ये 0 रहेगा। अब आते हैं इस पे 1000। तो यहाँ पे ये 1 को रखना है 8 की जगह, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, यानी कि बाइनरी के जो डेसिमल चार्ट के हमारे लास्ट 4 नंबर्स है 8421, उनके जगह इनको प्लेस करना है और जो भी एडिशन आती है फिर ये नंबर्स की वो यहाँ लिखना है। तो अब क्योंकि यहाँ पे 8 की जगह 1 लिखे, 4 की जगह 0, 2 की जगह 0, 1 की जगह 0, तो सिर्फ 8 ही था और कोई एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। कितना एडिशन करे आपने 8 में 3 टाइम्स 0 तो वो 80 रहेगा। तो ये 8 रहा और ये 0 रहा, तो इसका हमको मिल गया 80। ठीक है, यानी कि हमारा 128 हेक्साडेसिमल में बन गया 80। इसको हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं कैलसी में जाके। ठीक है, अगर मैं डेसिमल दो इसको, डेसिमल दो इसको 128, तो आप देखोगे हेक्साडेसिमल में ये होता है 80। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास में एक एग्जांपल है, स्लाइड्स में आ जाते हैं। ठीक है, मेरे पास में एक आईपी का एग्जांपल है 224.1.2.3 के अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आपको किसी आईपी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वाइट बोर्ड में मैंने आपके लिए यहाँ पे उसको सॉल्व किया है। ये आईपी है 224.1.2.3। हमको पता है मेथड। अब 224 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो दोनों पार्ट को अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे इस डेसिमल टेबल को सामने रखते हुए, 8421 को सामने रखते हुए। ठीक है, तो 224 बाइनरी होता है ये। आप अगर 128, 64, 32 करोगे तो आपको 224 मिलेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो हमने डिवाइड किया तो फर्स्ट पार्ट बना हमारा 1110, उसको हमको यहाँ रखना है। तो 8 की जगह 1, 4 की जगह 1, 2 की जगह 1 और फिर 1 की जगह 0, तो 842। ठीक है, यानी कि यहाँ पे होता है ये 14। तो यहाँ पे आप अगर डेसिमल हेक्साडेसिमल के चार्ट में देखेंगे तो ई का मतलब 14 का मतलब होता है ई, तो ये पार्ट हो गया ई। अब ये क्योंकि 0 है इसको यहाँ पे रख के कोई मतलब नहीं है, एडिशन करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 224 हेक्साडेसिमल में होता है ई 0। सेकेंड है हमारे पास में 1 को आप अगेन बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो मिलेगा 7 टाइम्स 0 फॉलोड बाय 1, फिर 2 में डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 ही रहेगा। और ये 3 टाइम्स 0 1, अगर इसको यहाँ पुट करोगे तो 8 पे 0 है, 4 पे 0 है, 2 पे 0 है, 1 पे 1 है, तो ये 1 मिलेगा। तो यहाँ पे 0 1 आपको हेक्साडेसिमल मिल गया 1 का। ठीक है, अब ये जो नंबर्स है ये जो 10 के ऊपर नंबर है वहीं पे एप्लीकेबल है, क्योंकि ये 1 था तो वो हेक्साडेसिमल में भी 1 ही है, क्योंकि वहाँ पे डेसिमल ही फॉलो हो रहा है 0 to 9। उसके आगे आपको अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे। अगेन 2 है, उसको हम डिवाइड बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 00000010। फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये 4 0 है तो ये 0 ही रहेगा। 0010 होता है 2, 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो ये 2 एज इट इज़ रहेगा। तो 0 2 हो गया अपने डेसिमल का हेक्साडेसिमल फॉर्म। अगेन 3 का हो जाएगा 03। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, डेसिमल पे मैं हूँ, अगर मैं डालूँ यहाँ पे 224 तो हेक्सा में होता है E0। अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे 1 तो हेक्सा में होता है 1। ये जो लेफ्ट हैंड साइड के 0 होता है उसको ये स्किप करता है हमेशा। ठीक है, तो 0 वहाँ पे रहेगा। 2 होगा हेक्सा में 2, 3 होगा हेक्सा में 3। तो आपका टोटल इस आईपी का हेक्सा बनेगा E0 01 02 03। ठीक है, इस तरीके से आप डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर पाऊंगा। हेक्साडेसिमल वो फॉर्मेट होता है जो फिजिकल एड्रेस नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा डे 6 रहेगा, हम ऑलरेडी हमारे जो टॉपिक्स वाइज हम थोड़ा डिले चल रहे हैं, तो अभी डे 6 में हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, फुटप्रिंटिंग एक्सेट्रा। ये है डे 6 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। इस डे 6 में हम मल्टीपल टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं लिनक्स फंडामेंटल्स, फुटप्रिंटिंग एंड इन्यूमरेशन।
सबसे पहले हम शुरू करेंगे लिनक्स फंडामेंटल से। इस वीडियो में हम लिनक्स के बहुत सारे फंडामेंटल्स को कवर करेंगे जिससे कि आप फेमिलियर हो सको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा फंडामेंटल्स में है कि हम लिनक्स ही की यूज़ करते हैं एथिकल हैकिंग के लिए। ठीक है, उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ओएस है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता है और ये बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि लिनक्स एक ओएस है, बट ऐसा नहीं है। लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है, जिसको हमने मर्ज किया है GNU के साथ। अब कर्नल क्या होता है? जो आपको कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेगा बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, उसको हम कर्नल बोल सकते हैं। ठीक है, अब GNU क्या है? GNU एक कलेक्शन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर्स है। तो हमने जब लिनक्स और GNU को मर्ज कर दिया तो हमारा एक कंप्लीट ओएस बना। लिनक्स से यहाँ पे मेरा मतलब है काली लिनक्स है। ऐसा तो कोई भी लिनक्स के वर्जन में ये दो चीज़ें होती है, GNU एंड लिनक्स, जिसमें से GNU एक कलेक्शन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर्स है और लिनक्स आपका एक कर्नल है। ठीक है, एथिकल हैकिंग में आपको पेन टेस्टिंग और रिसर्च के बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड टूल आपको काली लिनक्स में मिलेंगे। ये भी इसका एक फ़ीचर है। लिनक्स मेनली फेमस है उसके स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फीचर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे लिनक्स के कुछ फीचर्स हम लोग देखेंगे कि एक तो ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता है फॉर ऑल ऑफ योर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, लिनक्स के आपको मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे, यानी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है लिनक्स डिस्ट्रोस को यूज़ करने के लिए। लिनक्स डिस्ट्रो का जो टॉपिक है हम आगे और भी डिटेल्स में इसको कवर करेंगे। जैसे मैंने बताया ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, विंडोज़ के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लिनक्स का सोर्स कोड अवेलेबल है, इसी के वजह से हमें लिनक्स के इतने सारे वर्जन्स देखने मिलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ओवरव्यू ऑफ लिनक्स डिस्ट्रो। ठीक है, डिस्ट्रो से यहाँ पे मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब लिनक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आप आपके नीड के हिसाब से ओएस को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसको हम वर्जन्स या डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं, जैसे कि रेड हैट जो मेनली सर्वर साइड ओएस है, फेडोरा ये भी एक सर्वर साइड ओएस है, डेबियन एक ग्रुप ऑफ डेवलपर्स है जिन्होंने काली लिनक्स डेवलप किया है जिसको हम एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। उबुंटू हमें होम और ऑफिस यूज़ के लिए ये एक बेस्ट ओएस बन जाता है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको हम हमारे नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिंट ओएस, सेंटोस, ओपन सोर्स एक्सेट्रा। अब हम आते हैं लिनक्स के फाइल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, लिनक्स फाइल सिस्टम एक हायरार्चिकल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, या फिर आप बोल सकते हो पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर की तरह ये बना हुआ है। ठीक है, जिसके स्टार्टिंग में रूट होता है। रूट को हम डिनोट करते हैं इस स्लैश के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्लैश, इसको हम लिनक्स में रूट बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है यहाँ पे, जैसे कि बिन, etc होम, वेर, tmp यूज़र्स या USR, जो भी आप इसको बोलना चाहो। इसको हम और भी आगे जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं आपको इसके यूजेज का एक चार्ट दे दूंगा, तो आप इजीली समझ पाओगे कि ये डायरेक्टरीज किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। टॉप पे आपको रूट दिखेगा, फिर उसके अंदर आपको ब्रांचेस दिखेंगे जैसे ट्री में होते हैं। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे ये फॉलो करता है। इस चार्ट की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको डायरेक्टरीज मिलेंगी, राइट हैंड साइड में आपको उसका एक ब्रीफ यूजेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे थर्ड आप देखेंगे DEV, ये एक डायरेक्टरी है जिसमें डिवाइसेस फाइल होते हैं। फिर होम है जो हमारा यूज़र का होम डायरेक्टरी होता है या डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होता है। फिर लिब है जिसमें लाइब्रेरी फाइल्स होती है। मीडिया है जिसमें रिमूवेबल डिवाइस होती है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं। अब लिनक्स का हमको बेसिक समझ लिया कि भाई उसके अलग अलग वर्जन से हम काली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये सब हमको समझ लिया। अब हम उसको इंस्टॉल कैसा करेंगे। तो काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है, वो वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। ब्रीफली इसको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। मेनली आप लिनक्स को 4 तरीक़ों से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये वो 4 तरीके हैं, मैं इसको ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले है लाइव ओएस। ये सबसे सिंपल है। आपको एक पेन ड्राइव में लिनक्स इंस्टॉल कर लेना है। जब भी आपको लिनक्स का यूज़ करना होगा आप वो पेन ड्राइव लगा के लिनक्स यूज़ कर सकते हो। बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसमें कुछ भी सेव नहीं रहेगा, यानी आप जब आपने कुछ भी इंस्टॉल किया या आपने कुछ डाउनलोड किया वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे ही आप पेन ड्राइव इजेक्ट कर लोगे। ठीक है, सेकंड तरीका यहाँ पे आता है वर्चुअल बॉक्स का, यानी कि ये सबसे एक तो एफिशिएंट तरीका है, यानी कि आप आपके विंडोज़ मशीन में ही एक वर्चुअल बॉक्स में एक काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो। तीसरा तरीका आता है यहाँ पे ड्यूअल बूट का, यानी कि आपके हार्ड डिस्क में 2 पार्ट हो जाएंगे, एक में विंडोज़ रहेगा, एक में लिनक्स रहेगा। एट अ टाइम आप कोई एक ही ओएस यूज़ कर पाओगे। और लास्ट तरीका है यहाँ पे स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन का, यानी आपके हार्ड डिस्क में सिर्फ लिनक्स ही रहेगा और कोई भी ओएस इंस्टॉल्ड नहीं रहेगा। जैसा हमारे केस में यहाँ पे विंडोज़ रहता है वैसा आपके सिस्टम में लिनक्स रहेगा, उसको हम स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन बोलते हैं। इनमें से स्टार्टिंग में आप वर्चुअल बॉक्स वाला इंस्टॉलेशन कर सकते हो और बाद में ड्यूअल बूट कर सकते हो।
अब स्टार्टिंग में वर्चुअल बॉक्स इसलिए क्योंकि ये ड्यूअल बूट करना या स्टैंड अलोन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टार्टिंग में, बट हमको बाद में ड्यूअल बूट या स्टैंड अलोन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स में हम सभी तरीके के सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं जो है बेसिक लिनक्स कमांड। पूरा लिनक्स ही कमांड से ऑपरेट होता है, तो हमको मोस्टली लिनक्स के अंदर कमांड का ही यूज़ करना है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं आपको कुछ 10 to 12 बेसिक कमांड्स यहाँ पे बता दूंगा, जिनमें से मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट किया हो। ठीक है, अब हम इसका अगर हमको प्रैक्टिकल करना है तो हम आ जाएंगे हमारे लिनक्स के अंदर। मैंने यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स के थ्रू एक लिनक्स इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे टर्मिनल में। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लूँगा। ठीक है, जो फर्स्ट और सबसे बेसिक कमांड है वो है ls, यानी कि लिस्ट। इसको जैसे आप एंटर करोगे तो आप जिस लोकेशन पे हो उस लोकेशन में जो भी डायरेक्टरीज़ है या जो भी फाइल्स है वो आपको शो होने लगेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, और भी यहाँ पे फोल्डर्स है। जो ब्लू में आपको दिख रहा है वो फोल्डर्स रहेंगे, यानी कि डायरेक्टरीज रहेंगे, और जो वाइट में दिखेंगे वो आपको फाइल्स रहेंगे। यानी कि अभी मेरे इस लोकेशन के ऊपर कोई भी मेरे पास फाइल्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आप यहाँ पे बेसिक कमांड्स आती है वो है PWD, यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं अभी किस लोकेशन पे हूँ, तो मैंने कमांड लगाया PWD, जिससे मुझे पता चला कि मैं अभी रूट के अंदर होम में बैकएंड में हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप मेरा यूज़र नेम देख पा रहे होंगे, तो होम के अंदर एक यूज़र नेम की फाइल फोल्डर बन जाता है जब भी हमको ये न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं। अब क्योंकि मैं बैकएंड वाले यूज़र में लॉगिन हूँ इसलिए यहाँ पे बैकएंड आ रहा है। अगर आप किसी और यूज़र में लॉगिन होंगे तो ये होम एज इट इज़ रहेगा, ये नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें किस तरीके से फोल्डर क्रिएट कर पाएंगे, फाइल्स क्रिएट कर पाएंगे, डिलीशन, कॉपी पेस्ट, रीनेमिंग, ये सब हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हमको लिनक्स के साथ में फेमिलियर होना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सब चीज़ों को आप मोस्टली टर्मिनल के अंदर ही करो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है कि हमको एक फ़ाइल क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल तो हम कमांड लगाएंगे टच फॉलोड बाय फाइल नेम। तो मैं अगर फाइल नेम दूँ file.txt, ठीक है, कोई सक्सेस मैसेज नहीं आएगा। हाँ, अगर एरर आता है तो वो शो करेगा, बट कभी भी यहाँ पे कोई सक्सेस मैसेज नहीं आता है जब भी आप फोल्डर या फाइल क्रिएट करते हो। चेक करने के लिए हम फिर से ls कमांड यूज़ करेंगे। ls ऐसी कमांड है जो आपको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना होता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे वाइट के अंदर मुझे फाइल यहाँ पे शो कर रहा है, जो यहाँ पे ऊपर नहीं शो कर रहा था। ठीक है, अब मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है, तो उसके लिए कमांड है mkdir, यानी कि मेक डायरेक्टरी। फोल्डर को यहाँ पे हम डायरेक्टरी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे बना दूँगा डेमो। अगर मैं ls करूँ तो आप देखोगे ब्लू के अंदर ये शो कर रहा है, तो डेमो नाम से मेरा एक फ़ोल्डर भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, आप देखोगे जैसे जैसे मैं कमांड डाल रहा हूँ ऊपर ही मेरा ये टर्मिनल जा रहा है। ठीक है, इसको हम क्लियर कर सकते हैं क्लियर कमांड से, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब जो भी मैंने अभी तक कमांड्स रन किए उसकी मैं हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ। नेक्स्ट कमांड हमारे आती है कि अब हमने दो फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करे, एक तो फोल्डर है उसमें से डेमो, और एक हमारी ये फाइल है। अब मुझे इसको डिलीट करना है, तो फाइल डिलीट करना तो बहुत सिंपल है, RM यानी कि रिमूव और हमारी उस फाइल का नाम। तो अगर मैं ls करूँ तो आप देखोगे वो यहाँ पे अब नहीं है। सिमिलरली मेरे पास एक फ़ोल्डर है डेमो, उसको मुझे रिमूव करना है, तो अगर मैं RM ट्राई करूँ यहाँ पे तो ये मुझे एरर देगा कि जो हम बता रहे हैं डेमो ये एक डायरेक्टरी है और RM सिर्फ एक फ़ाइल को डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कमांड लगाना है RMDIR, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी, और फिर हमें उस डायरेक्टरी का नाम देना है। अब अगर मैं ls चेक करूँ तो ना तो वो डेमो यहाँ पे है और ना वो फाइल यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं फिर से क्या करता हूँ, एक फ़ाइल और फोल्डर हम बना लेंगे सिमिलर नाम से। mkdir से हमने डेमो से एक फ़ोल्डर बना लिया। यहाँ पे मैं एक टच कमांड यूज़ करके एक फ़ाइल बना लेता हूँ, file.txt ls। ठीक है, अब हम देखेंगे हम इसको किस तरीके से रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे फ़ाइल को मान लो यहाँ पे रीनेम करना है, तो मैं कमांड लगाऊंगा mv। वैसे तो mv कमांड मूव के लिए है, जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं उस तरीके से हम कट पेस्ट जिसको बोलते हैं विंडोज़ में, यहाँ पे हम उसको मूव बोलते हैं, तो ये मूव करने के लिए। बट यही सिमिलर कमांड यूज़ होती है रीनेमिंग के लिए। तो mv ओल्ड नेम, तो ये मेरा ओल्ड नेम था, न्यू नेम, न्यू मैं इसको दे दूँगा, मान लो न्यू नेम ही दे देंगे, new.txt। अगर मैं ls करूँ तो उसका नाम अब यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, सेकेंडरी चीज़ है कि आप इसको हाइड भी कर सकते हो mv कमांड से। mv अब क्योंकि नाम बदल गया है new.txt, अब मुझे अगर इसको हाइड करना है तो मैं उस नाम के आगे डॉट लगा दूंगा, .new.txt। अब अगर मैं ls करूँ तो वो फाइल यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि उसके सामने अब मैंने डॉट लगा दिया। इस डॉट से वो फाइल क्या हो जाएंगी, मुझे इस ls कमांड में नहीं दिखेंगी। बट अगर मैं ls-la करूँ, इसका एक लॉन्गर फॉर्मेट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे वो भी फाइल्स दिखेंगे जो अभी तक नहीं दिख रहे थे, जैसे ये
बैश RC, इसके आगे डॉट लगाए, जितने भी फाइल्स के आगे यहाँ पे डॉट, फोल्डर्स के आगे डॉट लगाए वो सब हिडन है, मुझे ls कमांड में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मेरी फाइल मुझे दिख रही है .new.txt, ठीक है। अब इसका अगर आप अपोजिट कर दोगे इसको अनहाइड करने के लिए, तो वो ये करना है, डॉट सिर्फ हटा देना है। तो मैंने डॉट हटा दिया। अब अगर मैं ls करूँ तो वो फाइल अब मुझे फिर से दिख रही है। नेक्स्ट कमांड हम देखेंगे कॉपी। तो हमारे पास में cp कमांड है, cp सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो मेरा सोर्स यहीं पे है जिसमें अभी हूँ मैं, यानी कि इस लोकेशन पे बैकएंड वाले। तो मुझे देना है उस सोर्स का नाम, तो मेरा ये सोर्स है new.txt, इसको मुझे देना है डेमो में, ठीक है। अब क्योंकि कॉपी था तो यहाँ पे भी रहेंगी ये फाइल और इसमें भी आ जाएंगी। तो अब अगर मुझे उस फोल्डर में जाना है तो मैं करूँगा cd डेमो, यानी कि चेंज डायरेक्टरी। अब जैसे ही मैं डेमो में आ गया, आप देखोगे यहाँ पे मैं डेमो के अंदर आ गया हूँ, बट कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर से हमें ls करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो फाइल मुझे दिख रही है, ठीक है। अब मैं डेमो में हूँ, अब मैं इस लोकेशन पे नहीं हूँ जहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें दिख रही थी, ठीक है। अब मैं डेमो के अंदर हूँ। अब इससे अगर मुझे बाहर आना है, यानी कि फिर से मुझे मेरे इस लोकेशन पे आना है, डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे, तो मैं कमांड टाइप करूँगा cd स्पेस डबल डॉट। तो आप देखोगे ये डेमो जो यहाँ दिख रहा था वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मैं ls करूँगा, मैं फिर से यहाँ पे मेरी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी पे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप mv यूज़ कर सकते हो, यानी कि मूव करोगे तो वो सोर्स में नहीं दिखेगा, सिर्फ डेस्टिनेशन के अंदर दिखेगा। अब मुझे इस डेमो को क्या करना है, डिलीट करना है। बट इस बार जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर अब डेटा है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने इसको इस तरीके से डिलीट किए थे, rmdir डेमो। तो अब ये एरर दे रहा है हमको कि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एम्प्टी डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए अलग कमांड है, और उसके अंदर कोई डेटा है तो उसको डिलीट करने के लिए एक अलग कमांड है। तो इसको हम इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, rm-rf डेमो। ये rm वैसा तो फाइल रिमूव करने के लिए है, बट इससे हम डायरेक्टरी भी रिमूव कर सकते हैं। और हमने टैग लगाए -r और f। -r का मतलब है रिकर्शन, यानी कि इंक्लूडिंग द कंटेंट ऑफ दिस फोल्डर, और f का मतलब है फोर्सफुली, ठीक है। तो अगर मैं अब ls करूँ तो आप देखोगे वो डेमो फोल्डर जो यहाँ दिख रहा था वो अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स थे यहाँ पे, और भी इसकी पूरी मेरे पास में एक फ़ाइल है, मैं इसको कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो, या अदरवाइज़ आप गूगल कर लो, आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे उसके यूजेज के साथ में। बट यहाँ पे जो मेन बात करने वाली है वो ये है कि आपको लिनक्स में हमेशा टर्मिनल का ही यूज़ करना है, ठीक है। वापस से हम हमारे स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, हमने कुछ बेसिक कमांड्स यहाँ पे लिनक्स की देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, नेविगेटिंग फाइल सिस्टम। लिनक्स में वैसे तो हम ग्राफिकली भी नेविगेट कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली विंडोज़ में करते हैं, बट क्योंकि हमें लिनक्स के साथ फेमिलियर होना है तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कमांड्स का यूज़ आप करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नेविगेशन बता देता हूँ इसका ग्राफिकली। अगर मैं फिर से यहाँ पे आऊँ तो ये तो हमने देख लिया टर्मिनल। नेविगेशन का मोस्टली मतलब यहाँ पे कि आप डायरेक्टरी स्विच कर रहे हो या कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ये सब नेविगेशन में आता है। तो हमने देख लिया कि हम cd कमांड से अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, फोल्डर के कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें आप ग्राफिकली भी कर सकते हो, वो एक सेकेंडरी मेथड हो जाता है। तो अगर मैं टर्मिनल क्लोज करो और ये फाइल मैनेजर पे आ जाऊँ, यहाँ पे ओपन फोल्डर हम करेंगे तो मेरे सामने ग्राफिकल जैसे विंडोज़ में आता है वैसा मेरे सामने खुल गया। जो भी हम चीज़ें अभी तक कर रहे थे वो हमें यहीं पर दिख रही थी, ठीक है। ये हमने न्यू फाइल बनाए थे वो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट, एम्प्टी फाइल, न्यू 2, तो ये फाइल बन जाएंगी। हमको टच कमांड यहाँ पे यूज़ नहीं करना पड़ी। सिमिलर फोल्डर के लिए ये मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर बना दिया, मुझे mkdir कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बट क्योंकि हमारे जो आगे टेक्निक्स है और जो हम सीखने वाले हैं एथिकल हैकिंग वो कमांड पे बेस्ड है, तो हमको इस तरीके का यूज़ नहीं करना है, हमको टर्मिनल का ही यहाँ पे हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, जो है फाइल परमिशन। अब ये जो पार्ट है लिनक्स फाइल सिस्टम, ये रिलेटेड है हमारे फाइल हिरार्ची से, जो हमने देखे अभी रूट, बिन, उन सब से ये रिलेटेड है, ठीक है। अब फाइल परमिशन समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि सब कमांड से यहाँ पे ऑपरेट होता है। लिनक्स परमिशन मॉडल यूज़ करता है फाइल्स और फोल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि परमिशन पूरी उसी के लिए बनाई गई है कि आपके फाइल्स और डायरेक्टरीज यहाँ पे प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। अब लिनक्स में परमिशन 3 पार्ट में डिवाइड होती है और 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ यूज़र इसमें होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है रीड, इसको नंबर दिया गया है 4, राइट इसको नंबर दिए गए 2, आप यहाँ पे देख सकते हो, आर के आगे 4 है, राइट के आगे 2 है और एग्जीक्यूट के आगे 1 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये हम इस पे आएंगे अभी इस चार्ट के ऊपर, तो अगर आप इनको प्लस कर लो, यानी कि रीड का
आपके पास में राइट का 2 है, रीड का 4 है और एग्जीक्यूट का 1 है, तो वो टोटल 7 होगा। इसका मतलब ये है कि लिनक्स में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परमिशन है वो 7 नंबर की है। ठीक है, अब आते हैं हम 3 डिफरेंट टाइप्स के यूज़र्स पे। तो फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं यूज़र, यानी कि ये आप हो। अब जैसे कि मैं बैकएंड में अभी लॉगिन था तो वो यूज़र हो गया। सेकेंड है ग्रुप, यानी कि ग्रुप्स ऑफ यूज़र। अगर मान लो किसी कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट्स है और वहाँ पे लिनक्स सिस्टम यूज़ हो रहा है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट के यूज़र को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे उस ओएस के अंदर। तो वो हो गए ग्रुप्स जिसमें मल्टीपल यूज़र्स होते हैं। और एक आता है अदर। अदर वो है जो ना तो आप हो ना किसी ग्रुप में वो इंक्लूडेड है, वो आ जाता है अदर्स में। तो इस वीडियो के लिए हम यूज़र पे फोकस करेंगे, यानी कि जिसमें हम लॉगिन है उसी पे फोकस करेंगे। ग्रुप और अदर्स अभी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं परमिशन हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम ये चार्ट समझ लेते हैं कि मैंने बताया कि मैक्सिमम परमिशन यहाँ पे 7 है, वो ही हाईएस्ट परमिशन है। तो आप देखोगे अगर मैं किसी को फाइल या फोल्डर को 1 परमिशन दे रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ उसको एग्जीक्यूट की परमिशन है। ये जो आपको सामने 2 बार हाइफन दिख रहा है, इसका मतलब ये माइनस माइनस आप इसको समझ के चलो। पहला होता है रीड, दूसरा होता है राइट, यानी कि इसको ना रीड है ना राइट है, सिर्फ एग्जीक्यूट है। अगर मैं 2 करता हूँ तो वो राइट के लिए है, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपको हाइफन दिखेगा, यानी कि ना तो इसको रीड परमिशन है ना तो एग्जीक्यूट परमिशन है, सिर्फ राइट परमिशन है। अब अगर मैं 3 लेता हूँ तो 2 + 1 3, तो 2 था राइट का, 1 था एग्जीक्यूट का, तो इसको राइट और एग्जीक्यूट परमिशन है, रीड परमिशन नहीं है। 4 यानी कि रीड, इसको ना तो राइट है ना एग्जीक्यूट है। फिफ्थ, अब फिफ्थ कॉम्बिनेशन बनता है 4 + 1, यानी कि इसको रीड है और एग्जीक्यूट है, राइट नहीं है। 6 होता है हमारा 4 + 2, तो 4 रीड का 2 राइट का, तो इसको 2 ही परमिशन, एग्जीक्यूट नहीं है। अब 7 बनता है 4 + 2 + 1, तो इसको रीड भी है, राइट भी है और एग्जीक्यूट परमिशन भी है। तो यहाँ पे 7 जो परमिशन है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ परमिशन हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब आप किस तरीके से यहाँ पे परमिशन दे सकते हो। ठीक है, अब परमिशन या तो दी जा सकती है किसी चीज़ को या हटाई जा सकती है, उसके लिए सेम ही कमांड है। उसका कुछ सिंटैक्स है मेरे पास में यहाँ पे, जैसे chmod कमांड का नाम है। आगे आपको परमिशन देना है, जो परमिशन आपको देना है या उससे रिवोक करना है, और उस फोल्डर या फाइल का नाम जिसको आपको परमिशन दे रहे हो। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे है मेरे पास, जैसे कि chmod, ये तो कमांड हो गई। 7 मेरी परमिशन, यानी कि मैं file.txt को रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देना चाह रहा हूँ, तो ये उसका मेरे पास में कमांड बनेगा। यहाँ पे मेरे पास और भी अलग अलग यहाँ पे एग्जांपल है। जैसे हम तीसरा एग्जांपल अगर आप देखो तो यहाँ पे chmod -r, आर का मतलब होता है रिकर्शन, जैसे हमने अभी rm-rf में देखे थे। और रिकर्शन, फिर मैं इसको हाईएस्ट परमिशन दे रहा हूँ किसको, डेमो को। अब डेमो एक फोल्डर है, ठीक है, तो रिकर्शन यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि डेमो के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनको भी एक साथ ही इस कमांड के थ्रू 7 परमिशन मिल जाए। अगर मैं ये आर यूज़ ना करूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे chmod 7 डेमो है, तो सिर्फ उस अकेले डेमो फोल्डर को परमिशन मिली 7, उसके अंदर के कंटेंट को जो 7 परमिशन है वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसका हम एक प्रैक्टिकल देख लेंगे ताकि आपको ये बहुत ईजिली समझ में आ जाए। इसके लिए हम आते हैं टर्मिनल में। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो इजीली कि किसको क्या परमिशन है। तो यहाँ पे मेरे पास में ये new.txt है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, -rw-r-r-r, और यहाँ पे अगर आप उसी फोल्डर को देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में डी दिख रहा है। तो ये जो डैश है इसका मतलब है कि ये फाइल है, और ये जो डी है इसका मतलब ये डायरेक्टरी है, यानी कि ये फोल्डर है। तो हमारे केस में क्योंकि हम फाइल को अभी परमिशन देना चाह रहे हैं या हम चेक कर रहे हैं इसकी परमिशन, तो ये डैश ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अब ये जो परमिशन है यूज़र्स के लिए, ये ग्रुप के लिए और ये अदर्स के लिए। तो यूज़र के लिए परमिशन है rw-, ग्रुप के लिए r-, और अदर्स के लिए r-। ठीक है, तो हम इसको चेंज करते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम तीनों ही टाइप के यूज़र को फुल परमिशन दे दें। ठीक है, तो मैं कमांड लगाऊंगा chmod 777। अब ये 777 कैसे बना, क्योंकि 3 टाइप के यूज़र हैं, तो यूज़र, ग्रुप, अदर, फॉलोड बाय हमारी फाइल नेम, तो new.txt इस केस में हमारी फाइल है। तो अब अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखोगे इसका यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। ये वाइट था, अब ये एक लाइट ग्रीन कलर यहाँ पे आ रहा है। तो ये तब होता है जब आप इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दोगे, तब ये ग्रीन में शो करेगा। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ ये हुआ है या नहीं। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो rwx, यानी कि तीनों यूज़र को तीनों ही परमिशन मिल गई, यानी कि फुल परमिशन यहाँ पे मिल गई। अब मुझे रिवोक करना है, कमांड सेम ही रहेंगी जो हमने ऊपर लगाई थी। ठीक है, मैं 0 कर रहा हूँ, तो आप देखोगे फिर से इसका जो कलर है वो वाइट हो गया। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन गई,
अब ये फोल्डर नहीं है इसलिए यहाँ पे ये हाइफन फर्स्ट वाला जो है वो फोल्डर को डिनोट करता है, तो यहाँ पे फोल्डर नहीं है इसलिए ये उसका हाइफन है। और बाकी जो हाइफन्स आपको एक सिमिलर लाइन में दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसको कोई भी परमिशन नहीं दी गई है। सिमिलर केस में आप फोल्डर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, chmod 7 वीडियोज़। तो अगर मैं सिर्फ ls करूँ तो आप देखोगे वीडियो पे हाईलाइट हो गया है, ठीक है, ls-la। तो आप देखोगे डी एज इट इज़ है क्योंकि डायरेक्टरी है। बाकी सब परमिशन चले गए जो इसको थे पार्शियल परमिशन, और हमने एक फुल परमिशन इसको दे दी है रीड राइट एग्जीक्यूट की, ठीक है। तो इस तरीके से आप परमिशंस यहाँ पे गिव और टेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइल परमिशन कवर कर लिया है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम, इंस्टॉलेशन एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। जैसे हम विंडोज़ में जब भी हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है तो हम उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सिमिलर चीज़ हम यहाँ पे भी पॉसिबल है करना, बट हम इसको मोस्टली कमांड्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। जिसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं apt-get यानी एडवांस पैकेज टूल, और गेट हम उसको क्योंकि लेना चाह रहे हैं इसलिए वो गेट हमने यहाँ पे लगाया, क्योंकि डेबन बेस्ड लिनक्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए या अपडेट करने के लिए apt-get ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे nmap इंस्टॉल करना है तो मुझे nmap का पैकेज नेम पता होना चाहिए, और जब मैं उसको पैकेज नेम को उस कमांड में डालूंगा तो वो उसको इंस्टॉल करेगा। अगर पैकेज नेम गलत होगा तो वो मुझे वहाँ पे एरर शो करेगा, ठीक है। अब इसके लिए कमांड क्या बन सकती है, अगर मुझे nmap फॉर एग्जांपल इंस्टॉल करना है, apt-get पैकेज नेम था nmap। अगर मैं nmap में कुछ गड़बड़ कर दूँ, m की जगह a और a की जगह m कर दूँ, तो मुझे एरर आ जाएगा। इसका मैं आपको अभी डेमो बताता हूँ। और जो फेडोरा है, आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे एक yum भी हमारे पास एक पैकेज कमांड है, तो ये मोस्टली यूज़ होता है फेडोरा के अंदर, यही सिमिलर टास्क करने के लिए, अपडेट या इंस्टॉल करने के लिए। हम आ जाते हैं फिर से हमारे लिनक्स टर्मिनल में, इसको हम करते हैं क्लियर, ठीक है, apt-get इंस्टॉल, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई गलत स्पेलिंग दे रहा हूँ, ठीक है, तो एक यहाँ पे 2 एरर दे रहा है। एक तो हमें परमिशन डिनाइड है, वो पूछ रहा है हम रूट है या नहीं है। तो अगर ऐसा एरर आता है तो आपको यूज़ करना है sudo, और फिर कमांड आपकी सेम ही रहेंगी, ठीक है। ये बोल रहा है अनेबल टू लोकेट पैकेज nmp, क्योंकि ऐसे कोई नाम का पैकेज है ही नहीं, तो ये इंस्टॉल उसको नहीं कर सकता है। तो ये उस केस में जब आप पैकेज नेम गलत दे दोगे। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको पैकेज नेम पता होना ज़रूरी है। अब मैंने सही पैकेज नेम दिया तो ये उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर ले। ये मुझे पूछ रहा है कि आपको कंटिन्यू करना है कि इतनी इतनी जगह उसको लगेंगी, यस करके हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा nmap सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। हमको कोई भी एंड में कोई एरर नहीं आया ना, मिडिल में कहीं इंस्टॉलेशन में हमें कोई एरर आया। अगर आता है आपको एरर और पैकेज नेम सही है तो आप आपकी होस्ट फाइल एक बार चेक कर सकते हो। अब इसी डे 6 का एक पार्ट 2 आएगा, क्योंकि हमने लिनक्स फंडामेंटल की ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है, और मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले लिनक्स फंडामेंटल को कवर कर लो, उसी के बाद हम किसी प्रैक्टिकल या और कोई इथिकल हैकिंग के टॉपिक पे आएंगे। तो इसी डे 6 का एक पार्ट 2 आएगा जिसमें हम फुटप्रिंटिंग एंड इनोमरेशन कवर करेंगे। ये है डे 6 ऑफ करियर बेस्ड इथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज़। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग के अंदर हम देखेंगे गोल्स ऑफ फुटप्रिंटिंग, टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग, एक्टिव पैसिव फुटप्रिंटिंग के टूल्स हम इसमें कवर करने वाले हैं, nmap का प्रैक्टिकल देखेंगे, और लास्टली हम गूगल डॉकिंग के बारे में जानेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज़ फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी टारगेट सिस्टम या नेटवर्क के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसका मेन पर्पस ये होता है कि हम वल्नरेबिलिटीज़ या फ्लॉज आइडेंटिफाई कर सकें और उन्हें सिक्योर रख सकें। अटैकर्स फुटप्रिंटिंग का यूज़ करेगा टारगेट के सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। ये फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी हैकिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गोल्स ऑफ फुटप्रिंटिंग। इन 4 गोल्स को हम एक एक करके समझेंगे। नंबर 1 है डोमेन नेम और आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करना। अटैकर जितना हो सके टारगेट की वेबसाइट और उसके बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नंबर 2 है नेटवर्क आर्किटेक्चर। अटैकर ये समझने का ट्राई करता है टारगेट का नेटवर्क कैसा सेटअप किया गया है और कौन से डिवाइसेस नेटवर्क में यूज़ हो रहे हैं। नंबर 3 है टेक्नोलॉजीज़ एंड सॉफ्टवेयर। अटैकर ये इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है कि टारगेट कौन से सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहा है। नंबर 4 है एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर टारगेट बहुत बड़ा है
तो उसके ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बारे में भी अटैकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग। 2 टाइप के फुटप्रिंटिंग होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव फुटप्रिंटिंग का मतलब है अटैकर बिना डायरेक्टली टारगेट से इंटरेक्ट करे इन्फॉर्मेशन गैदर करने का ट्राई करता है। फॉर एग्जांपल वो हुईज़ रिकॉर्ड चेक करेगा, सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन गैदर करने ट्राई करेगा, उनकी वेबसाइट विजिट करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो सेकंड टाइप है वो है एक्टिव फुटप्रिंटिंग। उसका मतलब है कि अटैकर टारगेट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। फॉर एग्जांपल वो डायरेक्टली टारगेट पे स्कैनिंग शुरू करेगा, ट्रेस रूट करेगा, पिंग स्वेप्स करेगा एंड सिमिलर टाइप्स ऑफ वो मेथड यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूल्स फॉर फुटप्रिंटिंग। कुछ टूल्स हम देखेंगे जो अटैकर यूज़ करता है एक्टिव एंड पैसिव फुटप्रिंटिंग स्टेज पे। सबसे पहले आता है हु इज़ लुकअप। इससे अटैकर को डोमेन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पता चल सकती है, आपका वेबसाइट कब रजिस्टर्ड की है, कब एक्सपायर होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड चीज़ है यहाँ पे गूगल डॉर्किंग। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है बट एक टेक्निक है। गूगल डॉर्किंग वैसे तो एक अलग सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम इसके बारे में एकदम ब्रीफ में समझ लेते हैं। गूगल डॉर्किंग एक एडवांस गूगल सर्च टेक्निक होती है जिससे अटैकर टारगेट के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। थर्ड है सोशल मीडिया। टारगेट की पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से कलेक्ट की जा सकती है। अटैकर इन टूल्स को पैसिव फुटप्रिंटिंग में यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है एक्टिव फुटप्रिंटिंग। उसमें जो सबसे पहला टूल है जो अटैकर यूज़ कर सकता है वो है Nmap। ये एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल है जिससे हम अटैकर के ओपन पोर्ट्स, सर्विसेज, फायरवॉल, OS इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सेकंड जो टूल यहाँ पे अटैकर यूज़ कर सकता है वो है ट्रेस रूट। ये एक CMD कमांड होती है जनरली, जिससे हम हमारे नेटवर्क से अटैकर की वेबसाइट या सर्वर के बीच कितने नोड्स हैं, या आप समझो हमारी रिक्वेस्ट उस डिवाइस तक कितने डिवाइसेस से होके जा रही है, वो हम इससे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम Nmap का एक सिंपल प्रैक्टिकल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे Nmap सॉफ्टवेयर लगेगा जो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको इजीली Nmap की वेबसाइट से मिल जाएगा। GUI वर्जन में इसको ZenMap बोलते हैं नॉर्मली, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ZenMap लिखा हुआ आ रहा है। और CMD के अंदर या फिर आप अगर लिनक्स में इसको यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे इसका नाम Nmap है और वहाँ पे ये कमांड बेस सिस्टम है। तो यहाँ पे हमको हमारा टारगेट देना है सबसे पहले तो, और हमको एक प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। अगर आप प्रोफाइल में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रोफाइल्स देखने मिल जाएंगे। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं यहाँ पे इंटेंस स्कैन ले रहा हूँ। यहाँ पे एक और टाइप का आता है स्लो कॉम्प्रहेंसिव स्कैन, ये इंटेंस से ज़्यादा डीप जाएगा। ठीक है, तो हम इस ट्यूटोरियल के इंटेंस स्कैन यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको टारगेट चाहिए होगा, तो अभी टारगेट के लिए मैं अपना खुद का ही एक IP एड्रेस प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि ये है 192.168.1.6। यहाँ पे इंटेंस स्कैन सिलेक्ट है, हम स्कैन पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हो ये हर चीज़ को लॉक करेगा। जब भी इसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो यहाँ पे शो करेगा, और जैसे ही ये एंड होता है तो लास्ट में आपको लिख के आएगा Nmap डन। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितना बड़ा है या ये कौन सी प्रोफाइल आपने स्कैन की यहाँ पे यूज़ की है। उस हिसाब से ये इसका जो भी टाइम रहेगा रिस्पॉन्स टाइम, वो उस हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने लास्ट में हमको बोल दिया है Nmap डन, यानी कि हमारी स्कैनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब मैंने जो IP दिया था वो ये था 192.168.1.6। तो यहाँ पे आप देखोगे इसने कुछ पोर्ट्स को हमारे लिए फ़िल्टर किया है कि 135, 139, 445 ये मेरे पास ओपन है, ये उनकी सर्विसेज है और ये उनका वर्जन है। तो अटैकर इस तरीके से ओपन पोर्ट्स, उनकी सर्विसेज, उनका वर्जन यहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर सकता है ईजिली। सेकंड यहाँ पे OS डिटेक्शन, ये बता रहा है कि मैं विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ। मैं करंटली अभी विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको बता देगा कि आप कौन सा OS यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, आप यहाँ से आके ports/hosts में देख सकते हैं। पोर्ट्स ये बताएगा जो उसने अभी आउटपुट पेज पे बताया है। आप यहाँ से नेटवर्क की टोपोलॉजी देख सकते हो, और यहाँ पे हमारी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी जो यहाँ पे आउटपुट पेज पे टेक्स्ट बेस में थी। आप यहाँ देख सकते हो वही इन्फॉर्मेशन है। ये बता रहा है विंडोज़ 10 है, जो भी पोर्ट यूज्ड हुआ है वो OS की क्लास है, और यहाँ पे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन टारगेट की उसने सब हमारे पास में यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अगर नेटवर्क की पूरी रेंज है तो यहाँ पे आप रेंज भी दे सकते हो, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट दे सकते हो, और अगर सिंगल IP है तो इस तरीके से सिंगल IP पे भी आप स्कैनिंग कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु इज़ एंड ट्रेस रूट प्रैक्टिकल। इसका हम इन दोनों चीज़ों का हम एक सिंपल प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। यहाँ पे हु इज़ आपको पता ही है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम सिंपली किसी भी डोमेन या किसी वेबसाइट का हम कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम उसके लिए कुछ वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली टाइप करना है गूगल पे हु इज़ लुकअप। एडिशनली मैं एक और आपको वेबसाइट बताऊंगा भी जिससे हम और भी डिटेल जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वेबसाइट ले लेंगे और यहाँ पे आपको अब
आपके डोमेन का या टारगेट डोमेन का आईपी एड्रेस या फिर डोमेन नेम प्रोवाइड करना होगा। इस प्रैक्टिकल के लिए मैं मेरा ही एक डोमेन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख रहे हो मुझे मेरे सामने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है। सबसे पहले तो डोमेन नेम जो हमने प्रोवाइड किया, रजिस्ट्रार के ये कहाँ से रजिस्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल गोडैडी है या होस्टिंगर है, तो ये नेम चिप से रजिस्टर्ड है। ये रजिस्टर्ड कब हुआ था, 2023 के अंदर 11th उसका मंथ है और 17 डेट है। ये एक्सपायर कब होगा, ये 2024 में, यानी कि 1 साल का रजिस्ट्रेशन है। इसको लास्ट अपडेट कब किया गया था वो भी डेट यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे मुझे उसके नेम सर्वर्स दिख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसने इसको रजिस्टर किया, तो ये कोड एकेडमी मेरा ही फर्म है, उसने इसको रजिस्टर किया। स्टेट महाराष्ट्र, कंट्री इंडिया, अगर ईमेल होता तो यहाँ पे ईमेल भी ये शो करता। फ़ोन नंबर वगैरह भी ये कभी कभी शो कर देता है अगर वहाँ पे कोई प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं लगाई गई हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपली किसी भी आईपी एड्रेस या डोमेन नेम की इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। एक और वेबसाइट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिसका नाम है DNS डम्पस्टर। अगर आपको किसी वेबसाइट के बारे में DNS रिकॉन करना है या उसके सब डोमेन्स के बारे में कुछ पता लगाना है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको डोमेन देना होगा और एंटर करेंगे। ठीक है, अभी इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी सब डोमेन नहीं है। अगर होते यहाँ पे तो अब देख लो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताता है। DNS सर्वर आपको बताएगा, MX रिकॉर्ड बताएगा, आपको यहाँ पे पूरा मैपिंग बताएगा डोमेन की। और अगर यहाँ पे सब डोमेन होते तो यहीं पे कहीं इसके नीचे आपको सब डोमेन देखने मिलते। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब डोमेन वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम देखेंगे ट्रेस रूट का। उसके लिए हमको जाना होगा CMD में, क्योंकि एक कमांड है, प्री इंस्टॉल रहता है सभी के अंदर, आपको सिर्फ ये कमांड से रन करना है। तो कमांड है इसका ट्रेसर्ट फॉलोड बाय आपका जो भी IP एड्रेस है या फिर आपका जो डोमेन नेम है। तो मैं मेरा ही डोमेन यहाँ पे यूज़ करूँगा। ब्रीफ में बता देता हूँ, ट्रेसर्ट ये करेंगे आपके लिए कि आपको ये बताएगा कि आपके नेटवर्क से उस वेबसाइट या उस टारगेट सिस्टम तक बीच में कितने नोड्स हैं, नोड्स इन द सेंस कितने डिवाइसेस से होकर अपनी रिक्वेस्ट जा रही है। ये भी डिपेंड करता है कि बीच में कितने डिवाइसेस है, उस हिसाब से ये रिस्पॉन्ड टाइम चेंज होगा इसका। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ट्रेस जो है तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे टोटल 7 नोड्स है, यानी कि मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से निकल के वेबसाइट तक पहुँचने के बीच में 6-7 जगह वो वहाँ पे अलग अलग जगह पे मेरी रिक्वेस्ट जाती है। उसके बाद मैं इस नेटवर्क तक या फिर इस टारगेट सिस्टम तक पहुंच पाता हूं। तो हमें इस तरीके से कभी कभी डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ मिलती है। हम इसको ट्रबल शूटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई वेबसाइट हमें रिस्पॉन्ड नहीं करी तो उसका इशू किस नोड पे है वो भी यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गूगल डॉकिंग एंड इट्स प्रैक्टिकल। हम उसका छोटा सा प्रैक्टिकल देखेंगे। उससे पहले मैं समझा दूँ आपको गूगल डॉकिंग क्या होती है। हम मेनली गूगल को वेबसाइट या डेटा सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। अटैकर गूगल को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर सकता है, जिसे हम गूगल डॉकिंग बोलते हैं। इस टेक्निक से हम गूगल को स्पेसिफिक रिजल्ट्स शो करने के लिए कुछ कमांड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। गूगल डॉकिंग में कुछ मेटा कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इन टेक्स्ट, इन टाइटल एंड इन URL। ये 3 है, और भी ऐसे बहुत सारे मेटा कैरेक्टर्स या ऑपरेटर्स है जिनका यूज़ गूगल डॉकिंग में होता है। गूगल डॉकिंग एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट यहाँ पे हम उसको इन 3 से समझेंगे, इन टेक्स्ट, इन टाइटल, इन URL से, जिससे कि आपको बेस समझ में आ जाएगा गूगल डॉकिंग किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, इसके लिए हम चलते हैं गूगल पे। मैं आपको कुछ चीज़ें पहले समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई क्यूरी यहाँ पे डालें, फॉर एग्जांपल कॉलेज अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप पहले समझ लो। ये जो ब्लू में आपको टाइटल यहाँ पे दिख रहा है, हेडिंग दिख रही है कॉलेज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइटल। और उसके नीचे जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है 2 लाइन का, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट। और ये जो ऊपर आपको URL जैसा दिख रहा है या फिर ये आपको पाथ बता रहा है कि विकीपीडिया, उसके अंदर विकी, उसके अंदर कॉलेज, इसको हम बोलते हैं URL। तो हमारे क्यूरी के हिसाब से ये बनेगा। ये है हमारे लिए इन टाइटल, ये है हमारे लिए इन टेक्स्ट, और ये है हमारे लिए इन URL। ठीक है, तो सिंपल सा इसका मतलब है इन टेक्स्ट, यानी कि हम जो भी डालेंगे वो टेक्स्ट में होना ज़रूरी है सर्च में। इन टाइटल में जो डालेंगे वो टाइटल में होना ज़रूरी है सर्च रिजल्ट में। ऐसे ही रिजल्ट गूगल हमें शो करेगा, उसके अलावा दूसरे कोई रिजल्ट हमें शो नहीं करेगा। तो हम स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं हमारे रिजल्ट को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देता हूँ इन टाइटल कॉलेज, ठीक है, तो अब आप अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ से देखते आओ, टाइटल में कॉलेज है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, आपको हर टाइटल के अंदर आप कॉलेज देखने मिलेगा। ठीक है, ऐसा कोई भी टाइटल नहीं होगा जिसमें कॉलेज नहीं है। तो मेरे सर्च टर्म स्पेसिफिक हो गया, मेरा सर्च रिजल्ट यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया। इस तरीके से अटैकर कुछ चीज़ों को फाइंड आउट कर सकता है गूगल डॉकिंग की हेल्प से। तो ये हो गया इन टाइटल। नेक्स्ट है इन टेक्स्ट। अगर मैं अब इन टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल कॉलेज लिखता हूँ,
ठीक है। हम अगर गूगल डॉकिंग यूज़ करेंगे तो हमें ऐसे कुछ कैप्चर्स आएंगे। ठीक है, अब हमने डाला है इन टेक्स्ट कॉलेज, तो आप अगर देखोगे ये टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आप देखो अब टेक्स्ट के अंदर आपको हर जगह कॉलेज कहीं ना कहीं देखने मिल जाएगा। ठीक है, हर इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं, इन टाइटल प्लस इन टेक्स्ट भी कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा मेटा कैरेक्टर है वो है इन URL। फॉर एग्जांपल मैं अगर इन URL में कोई सिटी का नाम देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे अब URL में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, वो टेक्स्ट जो हमने ऊपर अभी एंटर किया यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इसको आप ओपन करेंगे तो ये आना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे शो नहीं करता है, बट वो डेफिनेटली उसमें रहेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम गूगल डॉकिंग का यूज़ कर सकते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज़ होता है अगर हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सर्च करना हो तो, और अटैकर भी इसका बहुत अलग अलग तरीके से हैकिंग के अंदर यूज़ कर सकता है। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इथिकल कंसिडरेशन। अब ये सब करने के लिए जो भी हमने अभी देखा, आपको कुछ इथिकल हैकिंग के एथिक्स या गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है, जिसमें से फर्स्ट है ऑथराइजेशन। आपके पास ये सब चीज़ें परफॉर्म करने के लिए ओनर या ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन होना ज़रूरी है। विदाउट परमिशन आप ये सब चीज़ें फुटप्रिंटिंग, एक्टिव, पैसिव ये सब नहीं कर सकते। सेकंड है यहाँ पे अल्ट्रेशन, आपको किसी भी डेटा को अल्टर नहीं करना है या अनऑथराइज एक्सेस नहीं करना है। थर्ड आता है लीगल एंड इथिकल गाइडलाइंस, आपको सभी गवर्नमेंट लीगल गाइडलाइंस को यहाँ पे फॉलो करना ज़रूरी है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डे 7 का, उसमें हम वीक 1, यहाँ पे हमारा वीक 1 एंड होता है, तो हम यहाँ पे वीक 1 की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे डे 7 में, और एक Q&A सेशन लेंगे जिसमें आप कमेंट्स के अंदर अगर आपको वीक 1 में किसी भी टॉपिक में इशू है तो आप कमेंट्स में लिखो, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। ये है डे 7 ऑफ करियर बेस्ड इथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम लोग वीक 1 को रिवाइज करेंगे, और आप लोग आपके कोई क्वेश्चन या डाउट्स हो तो वो कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो में हम डे 1 से लेकर डे 6 के बीच में हमने जो टॉपिक्स देखे थे उनको हम ब्रीफली यहाँ पे रिवाइज करेंगे। टॉपिक 1 है हमारा OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म है। टोटल इसके 7 लेयर्स हैं। इस मॉडल से हमें नेटवर्किंग का एक ब्रॉड आइडिया मिलता है, और नेटवर्किंग किस तरीके से काम करती है वो हमको इसमें पता चलता है, और इसी मॉडल से हम नेटवर्किंग को ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। इसमें टोटल 7 लेयर होते हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। इसका जो हमने पूरा कंप्लीट वीडियो लिया था उसमें मैंने इन पूरे लेयर्स को 1 बाय 1 प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था। इसमें हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको OSI मॉडल का एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। आप इन लेयर्स को इस तरीके से भी याद रख सकते हो, इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से ऑल पीपल स्लीपिंग थ्रू नेटवर्किंग डोंट पास, इस तरीके से आप इन लेयर्स को याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस। हमने इसको इन डिटेल कवर किया था, मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट डिवाइस था हमारा राउटर। राउटर हमें मेनली एक इंटरनल नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है, और हमें इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करता है। अगर आपने ISP से इंटरनेट लिया हो तो वो साथ ही साथ आपको राउटर भी देगा, क्योंकि बिना राउटर के हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपके राउटर में भले ही इंटरनेट हो ना हो, बट आप राउटर की मदद से इंटरनली कम्युनिकेशन डिवाइसेस में कर सकते हो। ये आपको रूट दिखाता है डिवाइसेस का या फिर इंटरनेट का, इसीलिए हम उसे रूटर या राउटर बोलते हैं। सेकंड जो डिवाइस हमने देखे थे वो था स्विच। स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है जो बड़े नेटवर्क के अंदर काम में आता है। आपको अगर बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो एक नेटवर्क में, तो उस टाइम पे हम स्विच का यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट था गेटवे। गेटवे भी स्विच जैसा ही है, बट ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए काम करता है। और लास्ट हमारा डिवाइस था रिपीटर। रिपीटर जैसा इसका नाम से आप समझ पा रहे हो कि ये नेटवर्क को रिपीट करता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास राउटर है, उसकी रेंज 100 मीटर्स तक है, तो 100 मीटर पर मैं एक रिपीटर लगा दूंगा तो उसकी रेंज वहाँ से एम्पलीफाई हो जाएंगी। इस तरीके से रिपीटर काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। ये भी हमने इन डिटेल देखे थे। पहला एड्रेस था प्राइवेट एड्रेस। प्राइवेट एड्रेस वो होता है जो हमें हमारा इंटरनल नेटवर्किंग डिवाइस देता है। फॉर एग्जांपल राउटर से अगर आप कनेक्टेड हो तो आपको राउटर एक एड्रेस दे देगा जिसको हम प्राइवेट एड्रेस बोल सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से दिखेगा 192.168.1.10 या जो भी उस राउटर की रेंज होंगी वो आपको उस रेंज में से एक एड्रेस दे देगा। ये एड्रेस सिर्फ इंटरनली वर्क करेगा, एक्सटर्नली ये काम नहीं करता। सेकंड टाइप का एड्रेस था पब्लिक एड्रेस। अब ये एड्रेस आपको ISP देगा, और ये एड्रेस आपको तभी मिलता है जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो। तो आपके पास राउटर भले ही है, उसमें इंटरनेट भी है, बट आपको राउटर इस बार एड्रेस नहीं देगा, आपको पब्लिक एड्रेस मिलेगा ISP के थ्रू से। और इंटरनली एक्सेस करने के लिए, इंटरनली कम्युनिकेशन करने के लिए ऑलरेडी आपके पास में एक प्राइवेट एड्रेस राउटर ने आपको दे दिया है जैसे ही आप उससे कनेक्ट होते हो। तो आपको पब्लिक एड्रेस मिलता है जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हो उसी टाइम।
थर्ड टाइप का एड्रेस है फिजिकल एड्रेस, इसको हम मैक एड्रेस या परमानेंट एड्रेस भी बोल सकते हैं। ये आपके जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है, फिजिकल नेटवर्किंग डिवाइस जैसे एक्सेस कार्ड या रिपीटर या स्विच या राउटर, इन सबको एक एड्रेस दिया जाता है मैन्युफैक्चर की तरफ से जो बर्न्ट इन होता है, यानी कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, टेम्परेरीली हम कोई सॉफ्टवेयर बेसिस पे उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट परमानेंटली उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है, वो उस डिवाइस की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, फिर हमने लास्ट देखा था एक लूप बैक एड्रेस होता है 127.0.0.1 जो खुद की कनेक्टिविटी या ट्रबल शूटिंग में हमें हेल्प करता है। टॉपिक है हमारा DNS, डोमेन नेमिंग सर्विस। ये कन्वर्ट करता है आपके डोमेन नेम को IP एड्रेस में। डोमेन नेम यानी कि हम गूगल पे जाके कोई भी वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट को जब हम एक्सेस या विजिट करते हैं तो हमें ऊपर URL में तो वेबसाइट का नाम दिखता है जो हमने एंटर किया हो, बट बैकएंड के अंदर वहाँ पे वो कंप्यूटर या उस नेटवर्क को वो नाम नहीं समझता, उसके पास में एक एड्रेस होता है जिसको हम IP एड्रेस बोल सकते हैं, और उस एड्रेस को रिजॉल्व करता है DNS, यानी कि हमने नाम दिया उसको उसने रिजॉल्व किया IP एड्रेस में। इस तरीके से कंप्यूटर को समझता है कि उसे किस वेबसाइट को एक्सेस करना है। ठीक है, अब DNS को एज अ फ़ोन बुक रिकॉर्ड किया ऐसा समझ सकते हो कि हमें अगर फ़ोन बुक के अंदर किसी का नंबर ढूंढना है तो हम उसको नाम से ढूंढते हैं। ठीक है, तो सिमिलर तरीके से अगर हमें वेबसाइट ढूंढना है तो हम नाम डाल रहे हैं, बट बैकएंड में वो नंबर पे ही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी कि एक सेट ऑफ IP एड्रेस को कन्वर्ट करेगा अनदर सेट ऑफ IP एड्रेस के अंदर। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से समझो कि अभी हमने देखे प्राइवेट एंड पब्लिक एड्रेस। प्राइवेट एड्रेस मेरे पास में है ऑलरेडी जो मुझे राउटर ने दिया है, पब्लिक एड्रेस मेरे पास में है जो मुझे ISP ने दिया है जब मैं इंटरनेट से कनेक्ट हो गया हूँ। अब मुझे इंटरनेट को एक्सेस करना है, मैंने टाइप किया google.com। अब google.com तो मेरे नेटवर्क से बाहर है, ठीक है, और मैंने उसको एक्सेस किया मेरे प्राइवेट एड्रेस से, तो होगा ये कि मेरी रिक्वेस्ट प्राइवेट एड्रेस से होके जाएंगी राउटर पे। राउटर के पास नेट है, वो क्या करेगा मेरे प्राइवेट एड्रेस को कन्वर्ट कर देगा पब्लिक एड्रेस में जो मुझे ISP ने दिया है, और मेरा पब्लिक एड्रेस मेरे बिहाफ पे इंटरनेट पे जाके वो रिक्वेस्ट को मेरे तक लेके आएगा। तो राउटर के ऊपर ये सब चीज़ें होती है कि प्राइवेट एड्रेस टू पब्लिक एड्रेस कन्वर्जन वहाँ पर हो जाता है, और वो करता है हमारे लिए नेट। नेक्स्ट चीज़ है IP क्लासेस। टोटल यहाँ पे 5 टाइप के क्लासेस है। जितने भी IP एड्रेस हम देखते हैं वो उनको टोटली 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप यहाँ पे 3 कॉलम देख रहे होंगे, एड्रेस क्लास, रेंज एंड उसका सबनेट मास्क। तो फर्स्ट क्लास है A जो शुरू होती है 1 से लेके 126, B 128 से 191, C 192 से 223, D 224 से 239 एंड लास्ट है E 240 से लेके 254। अब आप देख रहे होंगे इसमें 1 to 7 की रेंज कहीं भी नहीं है, 1 to 6 के बाद डायरेक्टली 1 to 8 आ गए हैं। अब 1 to 7 की जो पूरी रेंज है वो लूप बैक टेस्टिंग के लिए रिजर्व कर दी गई है। ठीक है, इसको भी हमने एक डिटेल में हमने इसको कवर किया था, और इसमें हमने इसके जो सबनेट मास्क के भी कन्वर्जन्स थे वो भी हमने देखे थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ऊपर कार्ड के अंदर कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके वो लेक्चर्स भी देख सकते हो। फिर हमने कवर किया था कि लिनक्स ही हम एथिकल हैकिंग के लिए क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका सबसे बेसिक रीज़न तो ये है कि वो ओपन सोर्स है, फ्री है, विंडोज़ के जैसा उसको कोई लाइसेंस नहीं है, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। उसके अंदर हम बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब लिनक्स जो है बहुत सारे लोग समझते हैं वो OS है, बट लिनक्स एक कर्नल है। अब कर्नल क्या होता है, वो आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है, और लिनक्स को हमने मर्ज किया है GNU के साथ, जिससे हमारा कंप्लीट एक OS बनता है। तो GNU एक सेट ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर्स था, उसके साथ लिनक्स को मर्ज किया तो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिला जिसको हम आज की डेट में लिनक्स बोलते हैं, बट लिनक्स नॉर्मली एक कर्नल है। अब एथिकल हैकिंग में जो हम OS यूज़ करते हैं, काली लिनक्स या पैरेट OS, आर्च लिनक्स, उन सब के अंदर हमको पावरफुल टूल्स मिलते हैं फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ये भी एक रीज़न है कि हम एथिकल हैकिंग के लिए मोस्टली ये सब तीनों OS यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लिनक्स सिस्टम में हमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। चीज़ हमने लिनक्स में देखे थे उसके फाइल परमिशंस। अब लिनक्स में ऐसे तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, बट यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट है वही कवर कर रहा हूँ। अब फाइल परमिशन नॉर्मली हमारे फाइल्स एंड फोल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए लिनक्स में ये फीचर होता है। यहाँ पे मेनली 3 टाइप के परमिशन है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। इनको हमने नंबर से डिनोट किया है, 4, 2, 1। रीड का मतलब है 4, राइट का मतलब है 2, एग्जीक्यूट का मतलब है 1। इनको आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल 7 होता है। तो यानी कि लिनक्स में जो मैक्सिमम परमिशन है, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ परमिशन है, वो होती है 7। अगर मैंने किसी फाइल को 7 परमिशन दे दिया तो इसका मतलब मैंने उसको रीड की परमिशन भी दिया है, राइट की भी और एग्जीक्यूट की भी। नेक्स्ट चीज़ हमने जो देखे थे लास्ट ही लेक्चर में देखे थे, फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग एक प्रोसेस होता है जो अटैकर या हैकर यूज़ करते हैं टारगेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ये मोस्टली एक ब्लूप्रिंट इस स्टेज पे बनाते हैं उस टारगेट सिस्टम के बारे में, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे उसके टाइप्स भी थे, एक्टिव, पैसिव, उनके टूल्स भी हमने प्रीवियस लेक्चर में ही वो कवर किए थे। अब इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो मुझे कमेंट्स में आप लिख के बताओ, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूँगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो डे 8 हमारा होगा, उसमें हम देखेंगे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस।